कार्यक्रम के संयोजक मांगेराम गर्ग जी, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करेंगे। साथ में उनके शामिल होंगे हरिओम गुप्ता जी, मोतीलाल सोनी जी, हमारे दोनों प्रत्याशी। तालियों का जोर तो जोरदार होना चाहिए, क्योंकि माला इतनी जोरदार है तो तालियां भी उतनी ही जोरदार होनी चाहिए। बैठिए। और अब मैं दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और आप सबको संबोधित करें। श्री विजय गोयल जी। मित्रों, एक बार जोर से नारा लगा देंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री नवजोत सिद्धू जी, श्री श्याम जाजू जी, श्री अनिल जैन जी, आदरणीय मांगेराम गर्ग जी, दोनों हमारे विधानसभा के सदस्य, सुमन गुप्ता जी, मोतीलाल सोनी जी, दोस्तों, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। 10 साल से कांग्रेस का राज है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस का दिल्ली के अंदर राज है। आप जानते हैं, मैं चांदनी चौक से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जो लोग आरोप लगाते हैं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, कम्युनल है, उसके सामने जीता जागता उदाहरण विजय गोयल खड़ा है, जो चांदनी चौक से 1 बार नहीं 2 बार हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के ऊपर जीत कर आया है। हमें यही बताया गया है कि जब हम चुने जाते हैं तो सब लोगों के लिए काम करते हैं। आज जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने विकास करने की जगह देश को पीछे ढकेल दिया है। उस समय आशा की एक ही किरण जागी है, और उसका नाम है नरेंद्र। मैं सोचता था कि मोदी जी की इतनी लोकप्रियता क्यों है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बरसों बरस तक काम किया है, बरसों बरस तक काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी को सारा देश प्यार करता है। अटल बिहारी वाजपेयी को कटे अक्रॉस पार्टी लाइन, दलगत राजनीति से ऊपर सब उसके प्यार करते हैं। और आज मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि हिंदुस्तान के अगर एक आदमी है जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि देश को ये एकजुट कर सकता है और देश में विकास कर सकता है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जब मैं सुल्तानपुरी से यहां तक की मीटिंग में आ रहा था, तो मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया। उन्होंने कहा, विजय गोयल जी, हमको पता चला है कि अखबारों के अंदर मोदी जी के खिलाफ पर्चे डाले गए हैं। मैंने उनको कहा कि जब पहली मीटिंग हुई थी रोहिणी के अंदर, तब लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे थे। रात को कांग्रेस के लोग छुप छुप के होर्डिंग लगा रहे थे ताकि किसी तरह से मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको कम कर सके। पिछली बार जब मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले, तब उसी तरीके से अखबारों के अंदर पर्चे डाल दिए गए थे। और आज उस पत्रकार ने, बड़े अखबार के पत्रकार ने मुझे फोन करके कहा, तो मैंने उनको कहा कि एक गांधी था, महात्मा गांधी, जो देश को एक करके पिरोने में लगा हुआ था, जो सारे देश को एकजुट
एकजुट कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, और आज एक नरेंद्र मोदी है जो सारे देश को एकजुट कर रहा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो मुझे कहने लगे, आप नरेंद्र भाई की महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं नहीं जानता मैं तुलना कर रहा हूं उनकी प्रसिद्धि की, उनके काम की, या किस चीज की तुलना कर रहा हूं। पर महात्मा गांधी भी गुजरात से आते हैं और मेरा नरेंद्र भाई भी गुजरात से आता है, ये समझ लीजिए बात को। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों से इस भारत को मुक्त करो, और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से इस भारत को मुक्त करो। महात्मा गांधी भी अपने परिवार को पीछे छोड़कर निकल चुके थे पूरे देश को एक करने के लिए। नरेंद्र भाई भी पूरे देश को एक करने के लिए निकल पड़े हैं। कोई एक सिमिलैरिटी नहीं, मैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखता हूं, हालांकि हर आदमी का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है। आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं सब आप लोगों से पिछले 9 महीने से हम भारतीय जनता पार्टी के काम करते हुए आपसे मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, बिजली महंगी है या सस्ती? बिजली महंगी है या सस्ती? जब इतनी महंगी बिजली है, 2 साल के अंदर 72% दाम बढ़ गए। मुझे उसकी चिंता नहीं है 72% दाम बढ़ने की, मुझे चिंता है 19,000 करोड़ रुपया इन्होंने और बिजली कंपनियों का पास कर दिया है, जिसके कारण जिस दिन वोट डालेंगे उससे अगले दिन 300% दाम और बढ़ जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, आज आप चांदनी चौक के अंदर रहते हैं और जो चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, ये 350 साल पुरानी ऐतिहासिक नगरी है। ये सामने इसके लाल किला खड़ा है, उधर जामा मस्जिद है, उधर गौरी शंकर मंदिर है, उधर बैप्टिस्ट चर्च है, ये सारे। मैं चाहता हूं आज चांदनी चौक के चारों तरफ चले जाइए, आपको सड़कें टूटी और फूकी और मिलेगी। ये नहीं पता चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे के अंदर सड़क है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की सड़कों के ऊपर, गड्ढे वाली सड़कों पे, 2 व्हीलर के ऊपर आप अपनी बीवी को बिठा के ले जाओ तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है, बैठी है या गिर गई है, बैठी है या गिर गई है। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है। ट्रैफिक जाम है किंतु आप चिल्लाते नहीं है। किसकी सरकार है, कौन है मुख्यमंत्री यहां पर? यमुना साफ नहीं हुई, आप चिल्लाते नहीं। 3900 करोड़ रुपए पानी में चले गए कि यमुना साफ क्यों नहीं हो सकती? बीआरटी बना दिया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और अब बीआरटी का रुपया नष्ट कर दिया। कहते हैं बीआरटी को हमने डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बीआरटी में जो पैसा नष्ट हुआ वो किसका पैसा है? बोलो, हमारा। ये जो यमुना के अंदर 3900 करोड़ रुपए गए वो किसका पैसा है? बोलो, हमारा। ये जो मुनक नहर बनाई 440 करोड़ की है, दिल्ली से हरियाणा से लेकर, उसकी पानी लेकर आएंगे तो 30% दिल्ली को पानी फायदा मिलेगा। एक बूंद पानी नहीं मिला। ये चांदनी चौक की गलियों के अंदर चले जाइए, आपको दिखाई नहीं देगा। कभी 1 घंटा आता है, कभी 2 घंटा पानी आता है। सीवर जाम रहते हैं। दिल्ली का इतना बेहाल हमने आज तक नहीं दिया। अनाधिकृत कॉलोनियों को झूठ बोला गया, 139 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, एक कॉलोनी नियमित नहीं करेंगे। इसी चांदनी चौक के अंदर सैकड़ों कटरे और स्लम है यहां पर, किंतु एक स्लम को मालिकाना हक दिया गया है क्या? मैं पूछता हूं, दिया गया है? नहीं दिया गया है। पानी की एक बूंद नहीं मिलती, बिजली महंगी हो जाती है, किंतु आप लोगों ने चिल्लाना छोड़ दिया। मैंने पूछता हूं लोगों से, भाई क्यों नहीं चिल्लाते आप लोग? कहते हैं गोयल साहब कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा असली कारण ये नहीं है कोई सुनने वाला नहीं, असली कारण ये है आपको सबको एक ही रेट पे मिला रहे हैं। आप सोचते हो विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी रेट कम कराएगी तो हमारे भी रेट कम हो जाएंगे, हमें कहने की जरूरत क्या है। ये इलाका पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग इलाका है। आज वैट के कारण लोग दुखी है, इनकम टैक्स के अफसरों के कारण लोग दुखी है, सेल टैक्स के अफसरों के कारण लोग दुखी है और एफडीआई के कारण दुखी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए सरकार हमारी बनेगी तो दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एफडीआई को हम आने नहीं देंगे। इस बात के लिए मैं आपको कह सकता हूं, हम लोग काम करने के लिए और विकास करने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको उजाड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि इन झुग्गी झोपड़ियों की जगह हम फ्लैट बना के देंगे। राजीव रतन आवास योजना थी, 100 रुपए के फॉर्म, 3,17,000 लोगों ने वो फॉर्म भरे। एक आदमी को भी फ्लैट नहीं मिला, एक आदमी को भी फ्लैट नहीं मिला। लोकायुक्त ने उसके ऊपर टिप्पणी करी थी। ये जो सारा रुपया कांग्रेस ने आप लोगों का जेबों से निकाल लिया,
उसके कारण महंगाई। कांग्रेस ने वायदा किया था कि आपको 9 नहीं 12 सिलेंडर देंगे। बोलो 12 सिलेंडर दे रहे हैं क्या? 12 सिलेंडर नहीं दे रहे। पर मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो कम से कम 12 सिलेंडर आप लोगों को देंगे जाके। 3 सिलेंडर देकर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, पर मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी मां बेटियों को सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज 6 बजे के बाद जब लड़की बाहर होती है, मां बेटी बाहर होती है, बहन बाहर होती है, तो मां और बाप के फोन खड़कने शुरू हो जाते हैं कि बेटी लौटी नहीं है, अभी तक सुरक्षित होगी या नहीं सुरक्षित होगी। उस पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ये कह देती है कि भाई मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। किंतु मैं आज आपको कहना चाहता हूं, थानों से और छतों के ऊपर तोपों रखने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। कानून व्यवस्था सुधरती है इकबाल से। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के अंदर खास क्या बात है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी का डर सरकार के अंदर होगा और हर कर्मी के अंदर होगा। उस डर के कारण शासन चल के आपको नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है कि आज वो घोषणा कर दे कि मैं देश के अंदर से आतंकवाद समाप्त कर दूंगा। तो बोलो विश्वास करोगे या नहीं करोगे? नरेंद्र मोदी कहे कि मैं भ्रष्टाचार को देश से समाप्त कर दूंगा। बोलो विश्वास करोगे या नहीं करोगे? नरेंद्र मोदी कहे कि मैं देश के अंदर विकास की लहर लगा दूंगा और स्कूल और कॉलेज होगा, किसी को बाहर जाने के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो विश्वास करोगे या नहीं करोगे? ये नरेंद्र मोदी कहेंगे अगर गरीबी को मैं खत्म कर दूंगा। तो बोलो विश्वास करोगे या नहीं करोगे? मैं आज आप लोगों के सामने कहने के लिए आया हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोगों के अंदर डर होगा, लोगों के अंदर अपराधियों के अंदर डर होगा और जो लोग होंगे वो बेखौफ घूमेंगे जी। और तो और आप सबकी बहु बेटियां सुरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी को भी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको भी किसी किस्म का डर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी बड़ी उम्र की हो चुकी है, अब दादी के समान है, आराम करना चाहिए उनको। बहुत काम कर लिया है उन्होंने जाकर 15 साल के अंदर दिल्ली को 15 साल पीछे धकेल दिया है। अगर यही यहाँ के जो मंत्री बने बैठे हैं कपिल सिब्बल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 70,000 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। अगर चाहते तो इसी चांदनी चौक को खूबसूरत कर सकते थे। टूरिज्म के नाम के ऊपर एक ईंट भी कपिल सिब्बल ने लगाई और इस तरीके के कपिल सिब्बल मंत्री इसलिए बन गए जाके उनको लगता था यहाँ घर में बैठे बिठाए मुस्लिम्स को वोट मिलेंगे। कांग्रेस ने मुस्लिम को क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूं। आज जाकर पूछिए इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से, सबसे ज्यादा 47 के बाद किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम किया है, तो वो कहेंगे हमारे विजय गोयल ने सबसे ज्यादा काम किया है। मैं बैठ के उनके लिए अदालतें लगाया करता था, यहां पर बैठ के मैं उनको इमदाद दिलाया करता था जाके। हमने भाईचारे का यहां पर उत्पन्न किया था। किंतु मुस्लिम्स को सोचना चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कांग्रेस ने 60 साल के अंदर आपको गरीब बना दिया, कांग्रेस ने अनपढ़ बना दिया, कांग्रेस ने आपकी कोई तरक्की नहीं की है। ये आपके सोचने की बात है कि अगर आप सही पार्टी और सही उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे तो कल कौन काम करने के लिए आप लोगों के लिए बीच के अंदर आएगा। मैं ये बात बड़े अधिकार से कहता हूं, जब पत्रकार होते हैं जाइए और पूछ के आइए चांदनी चौक के अंदर कि बीजेपी के जो नेता यहां से चुने जाते रहे उन लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया नहीं किया जी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जो जन समर्थन आज नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के अंदर मिल रहा है, ये जो लाल किला है 15 अगस्त को, 1 महीना रह गया है, दिसंबर का महीना, अगले साल नई जनवरी आ जाएगी। 15 अगस्त को झंडे की डोरी खींचने वाले हाथ किसी और के नहीं, नरेंद्र मोदी के हाथ होंगे वो जो खींच के इसको करेंगे। और वो अपने लिए नहीं बनना चाहते हैं कुछ भी, वो देश के लिए बनना चाहते हैं। वो मुझे बताते हैं समय समय के ऊपर कि किस तरीके से वो नर्मदा के अंदर और साबरमती का पानी लेकर आए थे। वो बताते हैं किस तरीके से उनके मछुआरे पकड़े जाते थे तो सैटेलाइट के माध्यम से वो ये बता देते थे समुद्र में आपको मछली कहां मिलेगी। इससे डीजल भी उनका फूकने से बचता था और हमारा मछुआरा दूसरी तरफ भी नहीं जाता था। दोस्तों, सोचने की आप लोगों की बात है। 15 साल के कुशासन से आपने मुक्त करना है। हम चाहते हैं नए स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, अस्पताल नए खुले। ये जो 15 साल के अंदर गिनवाती हैं, मेट्रो चला दी। अरे मेट्रो को लाने वाले हम लोग थे। मदन लाल खुराना जी के टाइम में मेट्रो को कंसीव किया गया था और उसको चलाने वाला कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका उद्घाटन किया था। मैं उनके साथ खड़ा था, इसलिए मुझे मालूम है। वो बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं। जो पुल 1 साल में बन जाने चाहिए थे उसको 15 साल के पुल बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अधिक लंबा आपके सामने बोलना नहीं चाहता। मेरे मन के अंदर बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारी बातें हैं कि 15 साल के कुशासन के अंदर दिल्ली को पेरिस बनाने वाले लोगों ने दिल्ली को स्लम बना के रख दिया है। 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 15 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, 5 से 10 लाख लोग गांवों के अंदर रहते हैं, 3 लाख लोग पटरियों के ऊपर पड़े हुए हैं। जाकर देख लीजिए कि इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी,
बच्चे टॉयलेट करने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर लाइन लगाकर पर बैठे रहते हैं। ऐसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बोलिए, आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? तो मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूं, इस अगली लड़ाई के लड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जहां भूख नहीं होगी, जहां फूड सिक्योरिटी बिल के नाम के ऊपर 74 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां स्कूल और कॉलेज होंगे, जहां अस्पताल और डिस्पेंसरियां होंगी, जहां अनधिकृत कॉलोनियां निर्मित होंगी और जहां चांदनी चौक मेरा जगमगाएगा, बोलो लड़ने को तैयार हो? तो दोनों हाथ खड़े करके चिल्ला के बोलना ताकि गुजरात तक आवाज जाए। बोलो लड़ने को तैयार हो? तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। कम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को निरा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को निरा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। बहुत उम्दा विजय गोयल जी, आप तो हमेशा से चांदनी चौक के लोगों का दिल जीतते रहे हैं। आज भी आपने भरपूर दाद ली है। मित्रों, हमारे बीच श्री अशोक गोयल जी भी आ गए हैं, जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं मॉडल टाउन से। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत तो कर दीजिए। और अब हमारे बीच डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में मंत्री भी रहे, और जिन्होंने पोलियो अभियान को जिस तरह से फैलाया और पोलियो मुक्त इस देश को किया, अब उसी तरह कांग्रेस के वायरस को दिल्ली से दूर करने के लिए आ रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधानसभा के लिए नेतृत्व दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। सबके प्रिय नेता, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हम सबके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो दिल्ली के चुनाव में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, हमारे सह प्रभारी सिद्धू जी, पूर्व अध्यक्ष श्री मांगेराम गर्ग जी, श्री श्याम जाजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, मंच पर विराजमान वह सभी प्रत्याशी, सुमन गुप्ता जी, अशोक गोयल जी, मोतीलाल सोनी जी, रविंद्र बंसल जी, ये सब अभी आज तो प्रत्याशी हैं, लेकिन 8 तारीख को सब दिल्ली विधानसभा के सदस्य बनने वाले हैं, आपके आशीर्वाद से। अच्छा आ गए एडवोकेट साहब भी आ गए आपके इलाके के, और सभी हमारे यहाँ पर पार्टी के मंच पर विराजमान कार्यकर्ता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, मीडिया के मित्रों, आप सब नरेंद्र मोदी जी को और नितिन गडकरी जी को सुनने के लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में बहुत बार आपके साथ हम लोग बात करते रहे हैं। हमने सबने मिलकर दिल्ली में कांग्रेस को विधानसभा में और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3 बार आप सबने अपना आशीर्वाद दिया। शायद देश में बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें लगातार 15 वर्ष तक देश में राज करने का मौका मिला है। 15 वर्ष के बाद भी हमारी हालत क्या है, और आज दिल्ली को सारी दुनिया के अंदर जो नाम मिलना चाहिए था,
उसकी बजाय अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो दिल्ली को कोई लिखता है कि ये वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्राइम्स है, कोई दिल्ली को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ रेप बोलता है, कोई दिल्ली को रेपिस्ट हेवन बोलता है, कोई बलात्कारियों का स्वर्ग बोलता है। इस तरह की अनेकों संज्ञाओं से और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और घोटालों का महाअड्डा, इस प्रकार के शब्द प्रयोग दिल्ली के लिए किए जाते हैं। दिल्ली की शीला सरकार के बारे में मैं केवल आपको स्मरण कराना चाहता हूं, कुछ विषयों पर स्मरण कराना चाहता हूं कि सरकार ने हमें दिया क्या है। बिजली की जब हम बात करते हैं तो बिजली के निजीकरण में जो घोटाला हुआ उसको हमने नहीं कहा था बीजेपी ने कि उन्होंने घोटाला किया, लेकिन सबसे पहले जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर घोटाला हुआ है। लेकिन वही रिपोर्ट जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास गई तो उसके अध्यक्ष एक कांग्रेस के एमएलए डॉक्टर एस.सी. वत्स ने उस रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये घोटाला 8,000 करोड़ का नहीं है सीएजी की रिपोर्ट में जैसा अंकित है, ये घोटाला 12,500 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आज उस बात को वर्षों हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीबीआई से जांच नहीं कराई। चोरी दिल्ली के अंदर 58% से 16% हो गई। बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार 2 साल पहले याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर डीईआरसी ने कहा कि बिजली के दाम दिल्ली के लोगों के लिए 24% कम होने चाहिए, क्योंकि बिजली कंपनियां बहुत सारा मुनाफा कमा रही हैं। तो उस एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिजली के दामों को कम नहीं होने दिया। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, सरकारी कानूनों का इस्तेमाल किया, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये डीईआरसी की रेगुलेशन दिल्ली में लागू नहीं होगी। थोड़े दिन के बाद डीईआरसी के चेयरमैन को बदलवा दिया और बदलवाने के बाद जो दाम दिल्ली के अंदर 24% कम होना चाहिए था, थोड़े दिन के बाद वो 30% बढ़ गया। दिल्ली के अंदर बराबर सारा दिल्ली विरोध करती रही। सारी जांच रिपोर्टों में आता रहा कि बिजली कंपनियां जबरदस्ती एक ऐसे मीटर घरों में लगा रही है जो मीटर तेज चलते हैं, वो ज्यादा बिल देते हैं। दिल्ली के अंदर कई लाख लोगों ने दस्तखत करके हमें दिए थे। हमने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 10 लाख दस्तखत जाकर दिए थे। 45 मिनट हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों के साथ मिलकर सरकार घोटाला कर रही है, लेकिन 34 लाख लोगों के घरों में वो बिजली का मीटर लगा दिया गया, जिसका बिल आने पर दिल्ली के लोगों को आज भी करंट लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड जिसकी वो चेयरमैन है, उसके अंदर घोटाला आप याद करिए, सबसे पहले किसने उस घोटाले का जिक्र किया था। ये कहा जा सकता है कि हम घोटालों की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इन घोटालों के बारे में उन्हीं लोगों ने बात की है जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी के और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे। कांग्रेस के विधायक जगदीश आनंद ने दिल्ली के अंदर सबसे पहले 10 साल पहले कहा कि दिल्ली जल बोर्ड घोटालों का केंद्र है, यहां पर बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो स्वयं जाकर लोकायुक्त के यहां पर शिकायत करके आए और मुझे आज भी याद है कि जस्टिस आर.एन. अग्रवाल लोकायुक्त ने जब रिपोर्ट अपनी दी थी तो उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि इसकी जांच करने के लिए मैं मुख्यमंत्री के परिवारजनों को बुलाना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवारजन इस रिपोर्ट के लिए, इस जांच के लिए मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले दिल्ली के अंदर एक्सपोज हुए, किसने किए? ये हमारे मीडिया के साथी हर रोज दिल्ली के अंदर एक अखबार में नया घोटाला देते थे, हर रोज नया टेलीविजन चैनल के ऊपर घोटाला आता था। उसके बाद उसकी जांच करने के लिए बीजेपी के दफ्तर में तो शुक्लू कमेटी नहीं बनी थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुक्लू कमेटी बनाई थी और उस शुक्लू कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी 700 पेज की रिपोर्ट के अंदर दर्जनों स्थानों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम किसने दिया था? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दिल्ली के अंदर टेंडरों को फाइनल करने का काम किसने किया था? उसके बारे में खुलासा किन शुक्लू साहब ने किया था? ये सारे विषय हैं जिनका हमें ध्यान करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट का घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर, 1,000 करोड़ रुपए का लेन टेस्टिंग का घोटाला हुआ, जिसको उजागर किया, किसने उजागर किया? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों ने उजागर किया
जो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के साथ, दिल्ली सरकार में दिल्ली के विभिन्न ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ काम करते थे, हमने नहीं उस घोटाले को एक्सपोज किया था। मैं एक और घोटाले का जिक्र करना चाहता हूं। सरकार का एक मंत्री जिनका नाम राजकुमार चौहान, उन्हीं के इलाके से अभी हम लोग बड़ी सभा करके आ रहे हैं। उनके बारे में कहा गया कि सरकार के एक अधिकारी को उन्होंने केवल इसलिए फोन किया कि एक व्यक्ति दिल्ली में 300 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी कर रहा था, उसको बचाने के लिए फोन किया एक अधिकारी को। और उसके संदर्भ में जब वो अधिकारी ने खबर अखबार के लोगों को दी, अखबार के अंदर वो खबर छपी, उसके ऊपर दिल्ली के लोकायुक्त ने सीओ मोटो एक्शन लिया। और सीओ मोटो एक्शन लेने के बाद उन्होंने अपनी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने लंबी चौड़ी अपनी जब जजमेंट दी तो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड किया कि दिल्ली सरकार के इतने भ्रष्ट मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन उस संस्कृति को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माना नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर के पास गई, होम मिनिस्टर के पास जाकर उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कराया। वो मंत्री आज भी भ्रष्ट मंत्री सरकार के अंदर काम कर रहा। दिल्ली के अंदर एक कनॉट प्लेस जिसके अंदर 700 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। 4 साल पहले दिल्ली में, 3 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। आज 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स का समय आ गया। ग्लासगो में बड़े बड़े उसके लिए खूबसूरत स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं, मैं भी देख कर आया। और दिल्ली में कनॉट प्लेस का फुटपाथ तैयार हो रहा है। वो 700 करोड़ जिस अधिकारी ने खर्च किया दिल्ली के अंदर, वो 700 करोड़ कहां गया? उस भ्रष्ट अधिकारी को भी लेने के लिए, वापस दिल्ली सरकार में लाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित केंद्र के होम मिनिस्टर के पास गई, उस अधिकारी को दिल्ली में लेके आई, अपनी सरकार के अंदर उनको अपना साथी बनाया। क्या ये प्रमाण कम है दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए? और एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने घोटाले हैं दिल्ली के अंदर जिनको अब तक हमसे ज्यादा उनके सरकार के ही लोगों ने उजागर किया। आज भी 15 साल के बाद भी करीब 20 लाख लोग, राशन कार्ड का कितना बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ। 20 लाख लोग राशन कार्ड लेकर दिल्ली में घूमते हैं। कई सालों से उनके राशन कार्ड पर मोहर नहीं लगी है और वो बेचारों को 2 वक्त का अनाज नहीं मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बराबर दिल्ली के लोगों को गुमराह करती रहती है। चुनाव के समय कोई न कोई नया शगुफा छोड़ा जाता है। अभी कहा गया अन्नश्री योजना के माध्यम से 600 रुपया देंगे आपको। लाखों गरीब लोगों के बीच में कुछ मुट्ठी भर लोगों को 600 रुपया भी शायद आना शुरू नहीं हुआ है। 600 रुपया 4 लोगों के परिवार के अंदर एक दिन का 5 रुपया होता है। एक दिन का 5 रुपये का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि 1 रुपये का नाश्ता, 2 रुपये का खाना, 2 रुपये का रात का खाना। बार बार अपमानित कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को। वो सरकारी थाली जो दिल्ली में मुख्यमंत्री ने शुरू की थी कुछ साल पहले, उसकी कीमत तो 15 रुपये से 18 रुपये हो गई। और दिल्ली के लोगों को भाषण देकर सरकार के बड़े बड़े मंत्री, कांग्रेस के नेता कभी कहते हैं कि यहाँ पर हम 5 रुपये में थाली दे देंगे, कोई कहता है कि 10 रुपये में मिलती है, कोई कहता है मुंबई में 12 रुपये में मिलती है। बार बार दिल्ली के लोगों का अपमान किया जा रहा है। 15 साल के बाद भी हमारे बच्चों के लिए स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, पक्की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, उर्दू के टीचर नहीं है। लगातार लोग बराबर कहते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर दवाइयां नहीं है। आपके इलाके में ये जीबी पंत अस्पताल है। ये जीबी पंत अस्पताल का दुनिया के अंदर, देश के अंदर नाम हुआ करता है। जरा जाकर पता करिए, पिछले 10 साल से जीबी पंत अस्पताल में आधे से ज्यादा प्रोफेसर छोड़कर चले गए, लेकिन उनको भरने का कोई इंतजाम नहीं है। दोस्तों, माफ करें डॉक्टर साहब को, मुझे बीच में इसलिए रोकना पड़ा कि हमारे एक विधायक रविंद्र बंसल जी हैं, जिन्हें खुद मंच पर आना था। मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से ये बात कहनी चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं उनको कि जब मंच के ऊपर बैठने वालों की सूची उनके पास है तो मेहरबानी करके रविंद्र बंसल जी को आने दें। और एक हमारा मीडिया का काम देख रहे हैं परवीन जी, उनको भी आने दें।
अजान के एहतराम में डॉक्टर साहब अभी रुकेंगे। अजान पूरी होते ही डॉक्टर साहब शुरू हो जाए। दोस्तों, मैंने सिर्फ संकेत के रूप में आपके सामने कुछ चीजों का जिक्र किया है। फैसला अब आपको करना है। मैं जानता हूं कि फैसला आपने कर लिया है। मैं सारे दिल्ली में इतने दिन से घूम रहा हूं। दिल्ली के एक गांव से दूसरे गांव तक, एक अनधिकृत बस्ती से दूसरी अनधिकृत बस्ती तक, एक झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र से दूसरे क्लस्टर तक, साउथ दिल्ली से लेकर नॉर्थ दिल्ली तक, ईस्ट दिल्ली से लेकर सेंट्रल दिल्ली तक, कोई ऐसा इलाका मुझे नहीं मिला, कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं मिला, कोई नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बहन, गरीब आदमी, हर आदमी के जबान पर एक ही बात है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस को किसी भी कीमत पर इस बार समर्थन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं केवल आपसे इतना विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपने पहले 5 साल मदन लाल खुराना जी का शासन देखा है, जब साहेब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज भी हमारे मुख्यमंत्री थे। आज भी बड़े गर्व के साथ, समय का अभाव है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उन 5 साल में हमने जितने काम किए, वह काम इनके 15 साल के कामों से कम 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा बेहतर है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपने देखी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम के लिए उनके काम की सराहना दुनिया भर में हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने उनको ऐसे ऐसे अवार्ड दिए जो देश में किसी सरकार को नहीं मिले। आज डॉक्टर रमन सिंह की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों का उदाहरण हमारे सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 4 तारीख को आपका आशीर्वाद मिलने पर जैसे ही आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपकी और दिल्ली की तकदीर बदलेगी। आपकी और दिल्ली की तकदीर बदलने के साथ ही देश की तकदीर भी बदलनी शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनने वाले हैं और हम ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से, अपने नेताओं के मार्गदर्शन से हम दिल्ली को भारत की ऐसी राजधानी बनाएंगे जिस राजधानी के ऊपर हर दिल्ली वासी को गर्व होगा। हर दिल्ली वासी को लगेगा कि उसकी दिल्ली में अपनी सरकार है, उसकी अपनी मित्र सरकार है, उसके सहयोग से, उसकी एडवाइस पर, उसकी सहायता से वो सरकार चलती है। उस सरकार पर सबको गर्व होगा। पारदर्शी तरीके से काम करेगी वो सरकार, बेईमानी भ्रष्टाचारों से दूर होगी वो सरकार, ऐसी व्यवस्था करेगी वो सरकार कि जनता को कहीं भी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सामना न करना पड़े। और भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त होगा तो भ्रष्टाचार करने से पहले ही उसके पकड़ने की व्यवस्था होगी। ऐसी सरकार होगी। हम दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की समस्या हो, चाहे वो नौजवानों के रोजगार की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली को बेहतर माहौल देने की गरीब आदमियों के लिए उन्हीं के झोपड़ी पट्टी के स्थान पर मकान बनाकर आवास देने की समस्या हो, ऐसी जितनी भी मूलभूत समस्याएं जिनका समाधान 15 साल के अंदर नहीं हुआ, दिल्ली को बेटर ट्रांसपोर्ट देने की समस्या हो, घर से लेकर और मेट्रो के बीच में भी आपका लास्ट माइल कनेक्शन भी ऐसा हो जाए कि घर से आप बाहर निकले और मेट्रो के अंदर पहुंच जाएं। एक ही कार्ड ऐसा हो जिसके अंदर आप सारे दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे अनेकों विषय जिसके ऊपर आधुनिक जितनी चीजें दुनिया में होती हैं वो सारी की सारी दिल्ली के अंदर क्यों नहीं हो सकती। अगर कुछ चीज लंदन में हो सकती है, अमेरिका में हो सकती है, न्यूयॉर्क में हो सकती है, देश के दूसरी राजधानियों में अच्छे काम हो सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, तो भारत की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते। हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि अगर हम देश को पोलियो मुक्त कर सकते हैं तो हम दिल्ली को कांग्रेस मुक्त भी कर सकते हैं, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर सकते हैं। और ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है और आपके आशीर्वाद से इस सपने को और संकल्प को हमें पूरा करना है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए आपको
बड़ी संख्या में 4 तारीख को अपने अपने घरों से निकलकर, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के अंदर, अगर ऐसे ऐसे प्रांतों के अंदर 75% वोटिंग हो सकती है जहां शायद उतना उनका लिटरेसी रेट नहीं होगा, दिल्ली के अंदर तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप में से एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने सहयोगी को, अपने दूर दराज के जान पहचान वाले को भी 4 तारीख को पोलिंग केंद्र पर भेजने के लिए प्रेरित करेगा और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर देश को, दिल्ली को सुशासन के लिए आगे बढ़ाने में पहला अपना महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी को जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई, दिल्ली के अध्यक्ष विजय गोयल जी, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सिद्धू जी, मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे सभी उम्मीदवार, पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर 66 साल पूरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को करीब 56, 57, 57 साल राज करने का मौका मिला। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि हम देश में गरीबी को हटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद में सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब राहुल गांधी भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। पर इस देश में गरीबों की गरीबी कम होने के बजाय कांग्रेस पार्टी के कुशासन ने गरीबों की गरीबी बढ़ाई है। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है, उसको कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। अभी हम स्टेज पर चढ़ने के पहले कांग्रेस पार्टी ने आज और एक तोहफा दिया है कि डीजल के भाव और 50 पैसे से बढ़ाकर गरीबों के जख्म पर नमक छिड़काने का काम किया। बहनों और भाइयों, देश में सभी दुखी है। गांव गरीब, मजदूर, किसान दुखी है, नौकरदार दुखी है, व्यापारी दुखी है, उद्योगपति दुखी है। अगर इस देश में खुश है तो केवल कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके चेले चपाटे और चमचे बाकी खुश है, बाकी सब लोग दुखी है। कांग्रेस पार्टी ने नारा लगाया था, सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आई नहीं जो थी वो भी चली है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी अपने काम पर वोट नहीं मांग रही है। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, गरीबी दूर की, हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया, भ्रष्टाचार को कम किया, ये नहीं कह सकते। और इसलिए कांग्रेस पार्टी अब जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रही है। हमारे नेता नरेंद्र भाई के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र की स्थापना इस देश में की और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक दर्जा उन्होंने इस देश में प्रस्तापित किया। तो कांग्रेस पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये सीबीआई का डायरेक्टर जो है, ये केवल कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम करते हैं। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना है। आईबी हो, सीबीआई हो, इनका उपयोग केवल कांग्रेस विरोधी नेताओं को दबाने के लिए और उनको ब्लैकमेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी
पार्टी इसका उपयोग करती है। देश में ये यूपीए की और कांग्रेस की सरकार अगर टिकी हुई है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सीबीआई ये सभी दलों के नेताओं को ब्लैकमेल करती है, उनके ऊपर झूठी केसेस दर्ज करती है, उनको धमकाती है, और यही सीबीआई जो है ये यूपीए की सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कभी शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कभी मायावती को नोटिस देते हैं, कभी एक एफिडेविट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी बदल देते हैं। कांग्रेस के इशारे पर कभी रामदेव बाबा के ऊपर 81 केसेस डालते हैं। जो सोनिया जी के खिलाफ बोलेगा, जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करके उसको दबाने का काम और उसको बदनाम करने का षड्यंत्र इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र भाई के काम का जवाब नहीं दे सकती। आज गुजरात का विकास मॉडल आप लोग देख सकते हैं। यहां अहमदाबाद में साबरमती है, साबरमती में नर्मदा का पानी बहकर आज साबरमती पूरे पानी से बह रही है, और कांग्रेसियों ने 3,500 करोड़ खर्चा करके जमुना की गटार गंगा बनाकर रखी है, पूरी जमुना को खराब कर दिया। बहनों और भाइयों, गुजरात में नर्मदा का पानी अनेक नदियों को मिलकर कच्छ के क्षेत्र में किसानों के खेती को मिला है, और आज कृषि विकास का दर गुजरात में 11.50 है, और मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर शिवराज सिंह के नेतृत्व में 18.90 है। लोग पूछते हैं कि कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी के सरकार में क्या फर्क है। बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की सरकार कृषि विकास का दर 18.90, गुजरात में कृषि विकास का दर 11.50, और कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदुस्तान के कृषि विकास का दर 2.5%, 2.5% केवल दर है। मध्य प्रदेश का जीडीपी, गुजरात का जीडीपी, और आज हमारे देश का जीडीपी 4.5% है, और हमारे सरकार में 12% के ऊपर पर जीडीपी पहुंचा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखाया है कि इस देश की गरीबी हटाने की ताकत अगर कोई पार्टी में है, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की ताकत अगर कोई पार्टी में है, इस पार्टी के देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के साथ न्याय करने की ताकत अगर किसी पार्टी में है, तो अपने सुशासन के द्वारा इस बात को अगर सिद्ध करके दिखाया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने करके दिखाया। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात के विकास का मॉडल आज केवल हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। कांग्रेस पार्टी काम की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है, मुसलमानों को डराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों को कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। ये डर, ये फियर, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कैपिटल है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता से लेकर आज तक 57-58 साल शासन किया, मुसलमानों को क्या दिया है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर या क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं किया। आज देश के मुसलमानों का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम अगर कहीं है, मुसलमानों का विकास अगर कहीं हुआ है, तो मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास गुजरात में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विचारों ने हमें कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर की राजनीति करना नहीं सिखाया। कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और हमारी एक भी सरकार में आह्वान करता हूं कांग्रेसियों को, कांग्रेस केवल कम्युनल पार्टी नहीं है, ये मल्टी कम्युनल पार्टी है। और कम्युनल पार्टी का जो क्लब बना है
टोली है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन कार्यकाल में, एनडीए के शासन कार्यकाल में क्या इस देश के अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय करने वाला कोई निर्णय हमारी सरकार ने लिया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई अन्याय करने वाला निर्णय किया था? आज हमारे अनेक राज्यों में सरकारें इसके पहले थी। गुजरात में हमारी सरकार है। गुजरात से ज्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, गुजरात से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में मरे, गुजरात से ज्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में मरे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को टारगेट क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट क्यों नहीं करते? दंगे कोई मुख्यमंत्री नहीं करता, दंगे कोई सरकार नहीं करती। दंगे होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में दंगे उत्तर प्रदेश में हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। एक दिल्ली की छोटी सी मीडिया, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, उन्होंने एक ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस से प्रेरणा लेकर हिंदू और मुसलमानों को बांटकर, देश में भ्रष्टाचार करके देश को लूटकर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के विश्व रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने किए। इस दुनिया में, इस विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली कोई पार्टी है। इसलिए अगर कंपटीशन होगी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले नेता कौन है, इसके लिए कंपटीशन होगी। सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने 4,88,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? तो पूरे विश्व में इस स्पर्धा के सभी मेडल मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई नहीं ले सकता। विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई करने वाली सरकार और नेता कौन है? इसकी अगर स्पर्धा होगी तो सभी मेडल और पुरस्कार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। इन्होंने देश का सत्यानाश किया, देश को बर्बाद किया है, गांव गरीब मजदूर किसान को बर्बाद किया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आज डीजल के भाव 50 पैसे बढ़े, सबको भुगतना पड़ेगा। गैस का सिलेंडर जिस भाव से हिंदू को मिलता है उसी भाव से मुसलमानों को मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने देश का बैंड बाजा बजाया है। जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा, जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी, जब तक कांग्रेस है तब तक बेरोजगारों की संख्या बढ़ती रहेगी, जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे। हम धनवान देश है, हमारे देश में साधन संपत्ति है, पर हम धनवान देश के गरीब नागरिक हैं। हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसका कारण अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। ये 4,88,000 करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार कांग्रेसी नेताओं ने किया, यही पैसा अगर गरीबों के घर बनाने के लिए दिया जाता तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ गरीबों को घर मिलता, हर गांव में पीने के लिए 24 घंटे पानी मिलता, हर घर में 24 घंटे बिजली मिलती, हर बेरोजगारों को रोजगार मिलता। पर ये पूरा गरीबों का पैसा इन्होंने खा लिया, देश को लूटा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सवाल ये नहीं है, हम दिल से चाहते हैं कि नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हो, हम दिल से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आए, हमारे सब एमएलए बने, हर्षवर्धन जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी, अगर हमको लगता है तो कोई गलत नहीं है। पर इससे भी ज्यादा हमको लगता है कि हमारा ये धनवान देश, इसकी गरीब जनता, उसकी दुर्दशा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के कारण गरीब बर्बाद हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है, देश बचना चाहिए इन कांग्रेसियों के चुंगल से, यही हमको सबको लगता है। और इसलिए आपको संकल्प करना होगा, अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है, महंगाई को हटाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इसके सिवा कोई पर्याय नहीं। अपने वोटों को खराब मत करिए। ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस का नेतृत्व शीला दीक्षित कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को मार्गदर्शन पीछे से करने का काम संदीप दीक्षित कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये करोड़ोंपति उम्मीदवारों को खड़े करने वाली पार्टी है।
ये पार्टी के अनेक उम्मीदवार करोड़पति है। ये कांग्रेस और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है और हमारे ही पार्टी से निकले हुए जिनको टिकट नहीं मिले उनको टिकट देने के लिए उनके पीछे घूमती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अपने वोट को खराब मत करिए। मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। आप दिल्ली की सरकार को बदल सकते हैं। हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार आप स्थापित कर सकते हैं। हमने विश्वास दिलाया है कि हम दिल्ली को ग्रीन शहर बनाएंगे। विश्व का ग्रीन शहर हम दिल्ली को बनाएंगे। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। गंदे पानी को हम साफ करके हम फिर से गार्डन के लिए, पावर के लिए और इंडस्ट्री के लिए उस पानी का उपयोग करेंगे। घर के ऊपर, बंगले के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, गोडाउन के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर हम सोलर पैनल बिठा देंगे और हर घर में बिजली तैयार होगी। आपको ₹2.30 के भाव से सोलर पावर आपके घर में तैयार होगी और ऐसे मीटर लगा देंगे कि जिसमें से बिजली जब आएगी तो आप यूनिट डिपॉजिट करोगे। जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं और जब चाहिए तब ग्रिड से बिजली बाहर निकालकर यूनिट विड्रॉ करोगे। ये संभव है, कोई कठिन नहीं है। हर्षवर्धन जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, विजय जी हर्षवर्धन जी ने, उसमें सभी बातों का ऐलान है। मैं इसका तक वो आपको पता नहीं होगा। ये सड़े हुए सब्जी जो है इससे बायो सीएनजी तैयार होता है। हमने तय किया है कि दिल्ली में 3 से 4 हजार टन रोज सब्जियां सड़ जाती है, वो डाइजेस्टर में डालेंगे, उसमें बायो सीएनजी तैयार करेंगे और 12 रुपए किलो के भाव से केवल सीएनजी मिलेगा और दिल्ली की 4000 बसें उसी गैस पर चलाएंगे। जो साइकिल रिक्शा है, आदमी ढोने का काम करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक रिक्शा देंगे ताकि आदमी को आदमी ढोने का काम नहीं पड़े। भाइयों, ई गवर्नेंस का उपयोग करके हम ऐसे प्रशासन को लाएंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने संकल्प किया है कि दिल्ली को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ई टेंडर होगा और ई गवर्नेंस होगा। भ्रष्टाचार करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। पर ये लाने के लिए आपको निर्णय करना पड़ेगा। कांग्रेस के झूठे प्रचारों से बचना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई है। आज देश की जो दुर्दशा हुई है, इसका कारण यही है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजन। मनमोहन सिंह जी ने पूरा बंटा धार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास की दिशा, सही आर्थिक नीति, निर्णय करने की क्षमता, हम हिंदुस्तान की तस्वीर को, हिंदुस्तान की भविष्य को भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। और ये बदलने की ताकत अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की तस्वीर को बदलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का निर्धार है। आपको छोटी सी प्रार्थना करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। 4 तारीख अब नजदीक आ गई है। कल चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन कल है। 4 तारीख को सुबह उठिए, अपने भगवान का दर्शन करिए और उसके बाद में वोटिंग के लिए जाइए। कमल के फूल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लग जाएगा कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठी हुई शीला दीक्षित अपने कुर्सी से 3 इंच ऊपर उड़ जाएगी। ये ताकत आपकी है। आप दिल्ली की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को बदल सकते हैं। आप दिल्ली को बदलो। हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना करो। ये सेमीफाइनल है, ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म शुरू होना बाकी है। ये जो हमारी सेमीफाइनल है, इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जिताइए और उसके बाद फाइनल में मैं भी देख रहा था लाल किला यही है। अगला 15 अगस्त होगा, तब नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम चिल्लाते रहो, वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, जलने वाले जला करे, किस्मत हमारे साथ है।
तुम केवल जलने का काम करो, झूठी बातें करो, झूठा प्रचार करो, सीबीआई का आईडी का उपयोग करो, जितना झूठ बोलना उतना बोलो, पर देश की जनता मूर्ख नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगी। देश की जनता ने निर्णय किया है और इसलिए ये तस्वीर बदलनी है। ये गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नरेंद्र भाई मोदी जी से दरखास्त करूंगा वो हम सबके बीच में आए, एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, भाई श्री नवजोत सिद्धू जी, प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई विजय गोयल जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता सरकार बनाने वाली है, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाई और बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली चुनाव अभियान के लिए दौरा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, साफ नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास प्रकट करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में लोग सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए वोट करने वाले ऐसा नहीं है। इस चुनाव में लोग भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट करने वाले हैं, इतना भी नहीं है। इस बार लोग भाजपा को जिताना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे वोट करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस को बहुत बड़ी सजा मिले। ये मिजाज लोगों का। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के पास यही एक शस्त्र होता है, यही एक ताकतवर आवाज उठाने का अवसर होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 4 तारीख को आप सिर्फ अपने इलाके के विधायक का भविष्य तय करने वाले नहीं हो। 4 तारीख को चांदनी चौक का क्या हो क्या न हो, इतना सीमित निर्णय नहीं करने वाले हो। 4 तारीख को आप न सिर्फ दिल्ली की सरकार बनाने का निर्णय करने वाले हो, लेकिन 4 तारीख को आप आपके अपने भविष्य की भाग्य रेखा अंकित करने वाले हो। यहां के मतदाता तय करें। और भाइयों बहनों, दिल्ली में कितनी सरकारें हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और इनके नाक के नीचे दिल्ली की इतनी दुर्दशा हो रही है।
भाइयों बहनों, निर्भया की घटना वो भले दिल्ली में घटी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के दिल को तोड़ दिया। भाइयों बहनों, गुड़िया की घटना भले दिल्ली में हुई हो, लेकिन पूरे देश को चौंका दिया। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री हो, एक महिला देश की सरकार को हिलाती हो, डुलाती हो, और उसी दिल्ली में माताओं बहनों की जिंदगी सलामत न हो, भाइयों बहनों, इससे पूरे विश्व में हमारे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भारत के टूरिज्म को गंभीर प्रकार का नुकसान हुआ है। क्यों? दिल्ली में माताओं बहनों पर जो घटनाएं घटती हैं, उसके कारण। कॉमनवेल्थ गेम के कारण विश्व में दिल्ली का तो नाम ऊंचा होता, पूरा देश का होना था। इन्होंने डुबो दिया। आज दुनिया का कोई देश दिल्ली के प्रति गौरव की तरह से देखता नहीं है। स्थिति किसने पैदा की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, पिछले 60 साल के शासन के कारण जो जिंदगी आपको गुजारनी पड़ी, क्या आप अपने संतानों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही जिंदगी जिए? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को शिक्षा मिले? क्या आप चाहते हो कि अपने बच्चों को नौजवान होने पर अच्छा रोजगार मिले? आप चाहते हो गरीब मां बाप को दवाई मिले? आप चाहते हैं बच्चों को 2 टाइम पूरा भोजन खाना मिले? भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे सपने 60 साल से 3 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, और उसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति। जब तक इस देश से हम वोट बैंक की राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, यह देश कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। देश को जरूरत है विकास की राजनीति की। देश को जरूरत है देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की। कुछ लोगों को जब हम कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है, तो वो समझते हैं कि हम कोई मुसलमान के वोट की बात कर रहे हैं। मैं आज ये रामलीला होने वाला ग्राउंड है, जहां सत्य और ईमान का मंचन होता है, उस जगह से बोल रहा हूं। और इसलिए उसी पवित्र भाव से कहना चाहता हूं, वोट बैंक की राजनीति को समझने की जरूरत है। वोट बैंक की राजनीति ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। देश की दुर्दशा करने का वो सबसे बड़ा कारण बन गया है। कैसे? मैं बताता हूं। औसत हमारे देश में क्या होता है? 60%, कभी 65%, कभी 70% वोटिंग होता है। ठीक है, इतना ही होता है ना। उसमें 10-15% कौन खा जाते हैं? इधर उधर के जो खड़े हो जाते हैं। जैसे यहां की एक तीसरी दुकान खुली हुई है, तो 5%, 10%, 15% ये लोग खा जाते हैं।
बाद में बचे 50%। दो मुख्य दल जो होते हैं, दो मुख्य प्रतिस्पर्धी होते हैं, उनके बीच में 50% वोट की बंटवारा होता है। जिसको 26% मिल जाता है वो जीत जाता है। 74% लोग जिनकी सुनवाई नहीं होती, और इसलिए एक चतुर राजनेता क्या करते हैं, वे तड़जोड़ की राजनीति करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि ये 2 चाली को पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 मोहल्ले पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 वार्ड पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 बिरादरी पकड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। ये 2 धार्मिक लोगों को जोड़ लो, अपना 26% हो जाएगा। और इसलिए वे इस फिराक में रहते हैं कि मुझे चुनाव जीतना है तो सिर्फ 26% की ही चिंता करनी है, बाकी 70-75% की मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो रोड भी बनवाएगा तो कहां बनेगा? उन 26% वालों के लिए। नौकरी दिलवाएगा तो कहां दिलवाएगा? उन 26% वालों के लिए। बिजली का खंभा डालेगा, कहां डालेगा? उन 26% के लिए। नलका डालेगा तो कहां डालेगा? 26% के लिए। 74% पूरी तरह विकास की यात्रा से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गुजरात में हमने अनुभव किया है कि वोट बैंक की राजनीति को खत्म करो, सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को हमने उठाया है और उसका परिणाम आया है। हर किसी को जात पात बिरादरी के बिना फायदा मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं तो ऐसे परिवार से पैदा हुआ हूं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं यहां हो सकता हूं। इतना सामान्य परिवार से, और न मेरी कोई जाति बिरादरी भी नहीं है, लेकिन मन में ठान के रखी कि गरीब का भला करना है, स्थितियों बदलने के लिए प्रयास करना है। और आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, विकास की जब चर्चा होती है तो गुजरात का नाम लेना पड़ता है। और ये मजा देखिए, जिसको गुजरात की पसंद नहीं है, गुजरात जिनको गुजरात अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं? और गुजरात जिनको अच्छा लगता है वो क्या कहते हैं? जिनको अच्छा लगता है वो ही कहता है कि हम भी गुजरात जैसा करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? और जिनको अच्छा नहीं लगता वो क्या कहते मालूम है? वो कहेंगे देखिए उस विषय में हम गुजरात से भी आगे हैं। मतलब विकास का मानदंड बन गया है गुजरात। आप अच्छा करना चाहते हो तो गुजरात जैसा करना है, और अच्छा किया है तो गुजरात से आगे निकले, ये गौरव का मापदंड बन गया है। क्या भाइयों बहनों, ये दिल्ली नहीं बन सकता है? ये दिल्ली नहीं बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? आपने ऐसे लोगों के हाथ में दे करके रखा है। एक बार उनके हाथ से निकाल दीजिए, मैं दावा करता हूं भाइयों, देखते ही देखते दिल्ली में बदल दिखाई देगा। आप मुझे बताइए भाइयों, ये इस चुनाव में विजय गोयल जी आज भी चांदनी चौक को अपने काम का हिसाब देते हैं कि नहीं देते हैं? जरा बोलो ना। आज भी हर गली मोहल्ले की क्या हाल है पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उनको आपकी चिंता रहती है कि नहीं रहती है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिल्ली में पिछले दिनों क्या हुआ क्या नहीं हुआ हिसाब दिया कि नहीं दिया? लेकिन ये कांग्रेस का अहंकार,
सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वो जनता को अपनी जेब में मानते हैं और वे जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आप महंगाई से परेशान हो या नहीं हो? महंगाई ने हर गरीब परिवार को परेशान करके रखा है कि नहीं रखा है? मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है कि नहीं है? ये दिल्ली सरकार ने राज्य की हो या केंद्र की महंगाई के लिए जवाब दिया क्या? आपको जवाब दिया? ये अहंकार है। अगर कोई काम नहीं होता है तो जाकर के बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये महंगाई का हाल ये है, गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है। गरीब का बेटा रात रात रोता है, आंसू पी के सोता है, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को उसके लिए दो शब्द बोलने की फुर्सत नहीं है। मैडम सोनिया जी, आप तो मां है, मां। मैडम सोनिया जी, आप मां है। अरे कभी तो एक बार इन महंगाई के लिए दो शब्द तो बोल दीजिए। शीला जी, आप तो दादी मां हो गई, आप तो कभी भूखे बच्चों के लिए दो शब्द बोलिए। नहीं बोल रहे। देखिए आप, कांग्रेस के दिग्गज नेता इस चुनाव में आए, कोई महंगाई का मां बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? और यहां से आप चांदनी चौक वालों ने पता नहीं क्या कर दिया, लोकसभा में एक ऐसे महाशय को भेज दिया। क्या हुआ था उस दिन भाई? ऐसी गलती कैसे हो गई? देखिए, चांदनी चौक के लोग कभी गलती नहीं कर सकते। उस दिन कुछ हो गया जी, कुछ गड़बड़ हो गई। ये कैसे इंसान को भेजा है मालूम आपको? वो क्या बोलते हैं, ये महंगाई के लिए उन्होंने कहा, ये बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं जी। गूगल के बाद सबसे ज्यादा जानकारी किसी के पास है तो इन्हीं के पास है। ये अपने आप को गूगल के पक्के शीशे मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर जब बुद्धि बांट रहा था ना, तो कतार में सबसे पहले यही खड़े थे। इन्होंने एक ऐसी बात कही भैया, ऐसी बात करने वाला इंसान सार्वजनिक जीवन में कभी चुनाव जीतना नहीं चाहिए, ऐसी भद्दी बात बता दी उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, अब गरीब दो दो सब्जी खाता है। डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्र, डूब मरो। गरीब की बेइज्जती करना बंद करो। आप मुझे बताइए भैया, इस देश की महंगाई के लिए गरीब जिम्मेवार है? क्या इस देश की महंगाई के लिए गरीब सब्जी खाता है इसलिए जिम्मेवार है? क्या गरीब को सब्जी खाने का अधिकार नहीं है? आपने ऐसे महाशय को एमपी बनाया है जो केंद्र में मंत्री बनकर के गरीब को सब्जी खाना गुनाह बता रहा। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? भाइयों बहनों, क्या भाषा बोली जा रही है? और वो शहजादे क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं हैरान हूं जी एक लोगों को सुन के। ये कह रहे हैं, देखिए, ये कुछ मीडिया वाले इनको मदद न करते हैं तो आज पता नहीं वो कहां जाते, ये तो इनकी मदद से बचे हुए हैं जी। भाइयों बहनों, जितनी हम पर बीतती है उसके 100वें हिस्से की भी इन पर बीतती ना, तो सार्वजनिक जीवन छोड़ के भाग जाते हैं। सत्य और ईमान से जनता की सेवा करने के फंड लेकर के जब निकलते हैं तब गांव झेलने की भी ताकत आती है दोस्तों, जनता के आशीर्वाद मिलते हैं। भाइयों बहनों, शहजादे क्या कह रहे मालूम है?
वो कहते हैं जब तक हम राजनीति में गरीब की बात नहीं करते हमें मजा नहीं आता। क्या ये गरीब मजाक करने का विषय है क्या? ये बोल रहे हैं लोग। भाइयों बहनों, उनमें और हमारे में फर्क यही है, उनके लिए गरीब की राजनीति नहीं करते तो मजा नहीं आता, हम गरीब के दुख दर्द देखते हैं तो नींद नहीं आती। ये फर्क है। वे कहते हैं गरीबी गरीबी कुछ होता नहीं है। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए उनको गरीबी का पता क्या होगा। जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है, भाइयों बहनों, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, रात में ठंड होती है तो रात कैसे गुजरती है, 2 दिन से पेट न भरा हो तो भूख कैसी लगती है, ये जिन्हें पता नहीं है वो गरीबी क्या जाने। वो कहते हैं गरीबी कुछ होती नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड होता है, मन की अवस्था होती है। जब ठंड पड़ती है और दिल्ली की फुटपाथ पर एक गरीब मौत का शिकार हो जाता है, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। जब भयानक धूप होती है और गर्मी के कारण गरीब पानी के अभाव में मर जाता है, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। गरीबों के घर में तस्वीरें खिंचवाने से गरीबी का पता नहीं चलता है। भाइयों बहनों, आप लोग भी जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपका भी मन करता है बच्चों को शेर दिखाए, तो आप बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना, बच्चों को शेर दिखाने के लिए जू में ले जाते हो ना। क्यों? क्योंकि बच्चे ने शेर देखा नहीं है। वैसे ही शहजादे को गरीबी क्या होती है देखने के लिए साल में एक बार गरीब की झोपड़ी में जाना पड़ता है, और फिर भूल जाते हैं तो लोग दोबारा ले जाते हैं, आप पिछले साल तो भूल गए, इस बार चलो देखो गरीबी ऐसी होती है। ये गरीबी को प्रदर्शन का विषय बना दिया इन लोगों ने। भाइयों बहनों, इस प्रकार की बातें करने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते। आज देश में मैं आह्वान करता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश हिसाब लगा लें, कांग्रेस की काम करने की पद्धति, भाजपा की काम करने की पद्धति, कम्युनिस्टों की काम करने की पद्धति, प्रादेशिक पक्षों की काम करने की पद्धति, उन्होंने अपने कालखंड में लोगों के लिए काम किया क्या, गरीबों के लिए काम किया क्या? मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें नंबर 1 पर खड़ी होंगी। राजस्थान, अभी राजस्थान में चुनाव है, कल मतदान होने वाला है। भाइयों बहनों, राजस्थान में 40 दंगे हुए, 40, और वहां की सरकार पर शहजादे को भरोसा नहीं, तो वो राजस्थान की उनकी सरकार है, उनको बताए बिना एक दिन भरतपुर पहुंच गए। वहां दंगे हुए थे नदी के एक स्थान पर, तो वहां पर वो सरकार को बताए बिना गए चुपचाप, अपनी सरकार पे भरोसा नहीं उनको, और मोटरसाइकिल पर गए। तो जो मोटरसाइकिल चला रहा था ना, वो हिस्ट्री शीटर था, और जिस मोटरसाइकिल पे गए थे वो चोरी की मोटरसाइकिल। ये कमाल देखो भाई, और ये सारी चीजें राजस्थान के अखबार ने बराबर छापी। अब देखिए, ये शहजादे को उनकी अपनी सरकार की गाड़ी में बैठना मंजूर नहीं था, चोरी की मोटरसाइकिल मंजूर थी। उनको अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बगल में बैठना पसंद नहीं था, एक हिस्ट्री शीटर की सीट पर बैठना पसंद था।
कल्पना कीजिए, जिसको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, वो देश का क्या भला कर सकते हैं भाई? भाइयों बहनों, आज गुजरात विकास की ऊंचाई पर पहुंचा है, उसका कारण क्या है? क्या लगता है आपको? गुजरात इतना आगे बढ़ा, उसका कारण क्या है? गुजरात ने विकास किया, उसका कारण क्या है भाइयों? गलत, गलत दोस्तों, आपका जवाब गलत है। इसका कारण मोदी नहीं है। ये गुजरात विकास प्राप्त हुआ है, गुजरात विकास की ऊंचाइयों पर गया है, उसका कारण है वहां के जनता की एकता, भाईचारा, सद्भावना। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के जी रहा है और विकास के मंत्र को लेकर के काम कर रहा है। इसके कारण गुजरात आगे बढ़ा है। वरना मेरा गुजरात का हाल भी खराब था पहले, क्योंकि क्रिकेट के बॉल पर दंगे हो जाते थे, पतंग पे दंगे हो जाते थे, साइकिल टकराने से दंगे हो जाते थे। आज भाइयों बड़ा 10 साल हो गया, दंगों का नामो निशान मिट गया। शांति, एकता, भाईचारा। और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की यही तो परेशानी है कि मोदी के राज में दंगे होते क्यों नहीं है? राजस्थान में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवान मुख्यमंत्री है, और भाइयों बहनों 100 से ज्यादा दंगे 1.5 साल में हो गए। लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति बांटो और राज करो की है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, बिरादरी से बिरादरी को लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना, यही खेल खेला है और इसी के कारण देश तबाह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है? हमने उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड ने भी मिठाई बांटी, उत्तर प्रदेश ने भी मिठाई बांटी। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ ने भी मिठाई बांटी, मध्य प्रदेश ने भी मिठाई बांटी। बिहार में से झारखंड बना, झारखंड ने भी मिठाई बांटी, बिहार ने भी झारखंड बांटी। लेकिन कांग्रेस की तोड़ो 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 वाली राजनीति का परिणाम क्या आया? एक आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बनाने गए, आंध्र भी रो रहा है, तेलंगाना भी रो रहा है, दोनों जगह पे कर्फ्यू लग रहा है, दोनों जगह पे गोलियां चल रही है। क्यों? ये कांग्रेस के तौर तरीके से। आप मुझे बताइए, ये दिल्ली हिंदुस्तान का है कि नहीं भाई? ये हरियाणा हिंदुस्तान का है कि नहीं है? दिल्ली में हिंदुस्तान की सरकार है कि नहीं? क्या हरियाणा रहते हुए दिल्ली प्यासा रहे, ये कोई तरीका है क्या? ये राजनीति है क्या? ये बांटने की राजनीति है, जिसके कारण ये दुर्दशा हुई है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मंत्र है, देश को जोड़ो और विकास करो। उनकी राजनीति है, देश को तोड़ो और सत्ता बनाओ। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, नौजवान को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में करीब 2.25 लाख बेरोजगार लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम है, बेरोजगारी के दफ्तर में। उसमें से शीला जी ने नौकरी कितनों को दी मालूम है? 200 लोग, 200 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो नाम दर्ज होते हैं और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कोई राज्य है, वो राज्य का नाम है गुजरात। 57% लोगों को रोजगार देने का काम किया है। भाइयों बहनों, विकास एक मंत्र ऐसा है जो सारी समस्याओं का समाधान करता है। और यहां कांग्रेस में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां विकास की स्पर्धा होती है। अगर शिवराज जी ने काम किया
रमन सिंह को लगता है चलिए मैं उससे भी आगे निकल के ये काम करूंगा। रमन सिंह ने काम किया तो मोदी जी को लगता है कि मैं गुजरात में करूंगा। गुजरात में अगर मैंने कुछ किया तो मनोहर पर्रिकर जी को लगता है कि मैं गोवा में करके दिखाऊंगा। हम सभी मुख्यमंत्री भाजपा के, सभी सरकारें भाजपा की अच्छा करने की स्पर्धा करते हैं और कांग्रेस में भ्रष्टाचार करने की स्पर्धा करते हैं। भाइयों बहनों, एक से बढ़कर एक। वो कहता है उसने 1000 करोड़ का किया, वो कहता है 2000 करोड़ का करूंगा। उसने 2000 किया, मैं 5000 करोड़ का करूंगा। भाइयों बहनों, ये लूट निकलने की जो स्पर्धा है, इसने देश को तबाह करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, और राजीव गांधी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे ना, तब भाजपा के पास कहीं पर सत्ता नहीं थी। हम तो कहीं नजर नहीं आते थे। पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। और तब राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। नई दिल्ली से चांदनी चौक रुपया आता था, रुपये का 15 पैसा हो जाता था। और ये राजीव गांधी ने कहा था, जबकि सारी सत्ता हर जगह पे कांग्रेस बैठी थी। भाइयों बहनों, देश जानना चाहता है ये कौन सा पंजा था जो रुपये का 15 पैसा कर देता था। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन जी पर भरोसा है। आप उनको कारोबार दोगे तो दिल्ली की तिजोरी पर वो चौकीदार की तरह बैठेंगे और किसी पंजे को पड़ने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को समझना बहुत जरूरी है। ये बड़े चतुर लोग हैं, तभी तो 60 साल आप हम लोगों को मूर्ख बना करके बैठे होंगे। ये बड़े कमाल के लोग हैं। पहले वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ा समय हो जाए तो हाथ दिखाते हैं, फिर थोड़ी ताकत आ जाए तो हाथ आजमाते हैं, और बराबर सेट हो जाए तो हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई का खेल है। और ये ताकत देखिए इनकी, दिखाते हैं एक हाथ और लूटते हैं दोनों हाथों से। और अभी अभी नए नए लोग कुछ आए हैं मैदान में। भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा था जब अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे, ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश नारायण के बाद ईश्वर ने हमें अन्ना दिए हैं। और ऐसी एक आशा बनी थी कि अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार के पाप से देश को बचा सकने की आशा बनी थी। लेकिन कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण, इस देश की भलाई करने वाले अत्यंत पवित्र व्यक्ति के द्वारा चला हुआ आंदोलन, ये मुट्ठी भर लोगों ने पीठ में छुरा भोंक करके भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को खड्डे में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। उनकी व्यक्तिगत राजकीय आकांक्षाओं के खातिर किया। और उस पवित्र व्यक्ति को जितना पीड़ित कर सकते हैं किया। और अब सत्ता पाने के लिए निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले तो हाथ से उठाते थे, ये झाड़ू मार के ले जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो जनता को जवाब दे हैं, विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं,
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा भी जा सकता है और लड़ाई जीती भी जा सकती है दोस्तों। आप विश्वास कीजिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। यहां जिस महाशय को आपने एमपी बना करके भेजा है ना, जो अपने बहुत गुरु ज्ञानी मानते हैं, वो दिल्ली सरकार में बैठे, उन्होंने घोषणा की थी, देश के नौजवानों को कि 3,000 रुपये में टैबलेट मिलेगा, आकाश टैबलेट। याद है भाई? बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ढेर सारे इंटरव्यू दिए थे, चारों तरफ जय जयकार किया था। कहीं आकाश टैबलेट नजर आया भाई? आपको आया? आकाश में है, धरती पर आया? अच्छा, मेरी गलती होगी। एक बार मैंने गुजरात में बयान दे दिया कि भाई भारत सरकार ये जवाब दे, लाखों नौजवानों को आकाश टैबलेट देने वाले थे, क्या हुआ? योजना कहां गई? और ये बस इनका पारा चढ़ गया। ये मोदी समझता क्या है? मेरी आलोचना करता है। वो तब से मेरे जो पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने तय किया जब तक मोदी को जेल में नहीं डलवाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। वो समझता क्या है? ये तय करके बैठे हैं। उन्होंने गुस्से में आके क्या किया? एक आकाश टैबलेट मुझे गिफ्ट में भेज दिया। उनको लगा कि रिश्वत दूंगा तो मोदी मान जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं मोदी दूसरी मिट्टी से पैदा हुआ है। मैंने उनको सुना दी। मैंने कहा सवाल मोदी को आकाश टैबलेट मिले ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने बजट में योजना रखी, हिंदुस्तान की जनता को विश्वास दिया और फिर आप विफल गए। जनता के सामने स्वीकार करो कि आपकी योजना विफल गई है, वो मानने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, देश के रुपये बर्बाद हो रहे हैं, वे जवाब दे देंगे। 2G स्कैम हुआ, सारा देश में लोग बोल रहे थे इन्होंने तरंग बेच मारे। सीएजी कह रहा था 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ है, इन्होंने कह दिया जीरो लॉस। ये जीरो वाले हैं मिस्टर जीरो। ये मिस्टर जीरो ने कह दिया जीरो लॉस। सारी पार्लियामेंट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देश कह रहा है। ये अपने अहंकार में, और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, वे टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं। टेलीकॉम का पट्टा कैसे बिठाया इन्होंने? और टेलीकॉम का पट्टा बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानों का रोजगार गया, हिंदुस्तान के अर्थतंत्र पर प्रभाव पड़ा है। उनको बीएसएनएल का उनके अंडर में आता है। आज देखिए मोबाइल फोन कितना बड़ा महंगा काम चल रहा है, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं हम जानते हैं। उसके बावजूद भी बीएसएनएल का घपला यानी घाटा 2010 में 1823 करोड़ था और 2013 में ये बड़े विद्वान महाशय सरकार चला रहे हैं, वो घाटा हो गया 8,200 करोड़ रुपयों का। कहिए भैया ये देश की जनता का पैसा गया कि नहीं गया? ऐसा करने वाले गुनाहगार है कि नहीं है? इनके पास है एमटीएनएल, टेलीकॉम मिनिस्टर के नाते 2010 में घाटा था 2,611 करोड़ का, 2013 में घाटा है 5,300 करोड़ का। ये पैसे किसके हैं भाई? ये पैसे किसके हैं? देश की जनता के हैं कि नहीं? गरीब के हैं कि नहीं? ये लूट चला रहे हैं भाई। मैं आपको बताता हूं भाइयों, अगर अच्छी सरकार चलती है तो काम कैसे होता है? अच्छी सरकार चलती है, काम कैसे होता है? गुजरात के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने आते थे, नया नया मुख्यमंत्री बना था, माला वाला लेकर के आते थे, फिर कहते थे मोदी जी एक काम
मैं पूछता था क्या, कम से कम शाम को भोजन के समय तो बिजली दो। गुजरात के अंदर शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती, 2 दिन थे। और हमारे यहां गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जीबी हमारा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसका प्रति वर्ष घाटा था 2,500 करोड़ रुपयों का। हर वर्ष 2,500 करोड़ का घाटा। आप बताएं मुझे, ये सुनकर के कोई भी आदमी बैठ जाए कि न बैठ जाए? जरा बोलो तो, डर जाए कि न डर जाए? क्या इस स्थिति को सुधार सकने की हिम्मत आएगी क्या? हमने बेड़ा उठाया। भाइयों बहनों, आज गुजरात में जो हमारा जीबी 2,500 करोड़ का घाटा करता था, वो आज करीब 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता है। ये सारे चोरी के पैसे बचा लिए, उसी के कारण परिणाम आया। हमारे यहां फर्टिलाइजर पैदा करने वाला कारखाना है सरकार का, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। दूसरा है जीएनएफसी, नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। जब मैं गया मुख्यमंत्री के नाते, दोनों डूबने के कगार पर थे। अगर वो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद हो जाते, मेरे देश का किसान बर्बाद हो जाता, मेरे देश के किसान को नुकसान होता, हिंदुस्तान के फसल को नुकसान होता, हिंदुस्तान के कृषि को नुकसान होता, देश के अर्थतंत्र को नुकसान होता। हमने ध्यान केंद्रित किया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी दोनों कंपनियां मरने की कगार पर खड़ी थी, आज सबसे ज्यादा मुनाफा करने वाली कंपनियां बन गई। भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, सुशासन पर ध्यान दें, तो डूबती हुई नैया को भी पार किया जा सकता है। लेकिन आपने ऐसे महाशय को भेजा है जो अपने बुद्धि के गुरूर के कारण आप देश को घाटे में डालते चले जा रहे हैं, देश को तबाह करते जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, देश को गरीबी से मुक्ति चाहिए, देश को नौजवान के लिए रोजगार चाहिए, देश को गरीब को 2 टाइम पूरा खाना मिलना चाहिए, बूढ़े माँ बाप को दवाई चाहिए, सम्मान के साथ जीने के लिए माताओं बहनों को माहौल चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर भाइयों बहनों इतने भी काम हम कर लें, तो इस देश के हर व्यक्ति में देश को आगे बढ़ाने की ताकत है। और उस काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। आपसे आग्रह करने आया हूं मैं कि आप हमें अवसर दीजिए। और भाइयों बहनों, 200 दिन के बाद पार्लियामेंट का चुनाव भी होने वाला है। देश ने तय कर लिया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अगर दिल्ली प्रदेश में हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, आपके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। दोनों सरकारें मिलकर के दिल्ली का नाम दुनिया में रोशन हो, ऐसा काम करके दिखाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 4 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी जी। ये शांतिपूर्वक माहौल में आपने सुना, हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं को सुना, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आभार। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ की व्यवस्थाओं में जो सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक जाइए। और मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, 4 तारीख के चुनाव में
भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।